60 का दशक था। क्यूबा के अंदर एक जेल जिसे ला कबाना जेल कहा जाता था। जेल के अंदर एक 14 साल के एक बच्चे को कराहते हुए लाया जा रहा था। बच्चे को देखकर लग रहा था जैसे उसे बेहद क्रूर तरीके से यातना दी गई हो। बच्चे की गलती ये थी कि उसने क्यूबा के सैनिकों द्वारा फायरिंग में मारे गए अपने पिता को बचाने की कोशिश की थी। खैर, थोड़ी देर बाद वहाँ एक व्यक्ति आता है। ऊंचे लंबे बूट पहने और फौजी वर्दी में सजे व्यक्ति के सामने उस 14 साल के लड़के को लाया जाता है। व्यक्ति ने लड़के को घुटनों के बल झुकने का आदेश दिया और लड़के की गर्दन पर बंदूक तान दी। अचानक एक आवाज़ गूंजी और लड़के की खोपड़ी उड़ी और बाकी शरीर वहाँ लुढ़क गया। गोली मारने वाले व्यक्ति ने मुंह से सिगार का धुआं छोड़ते हुए कहा कि पकड़े गए दुश्मन को हमेशा महसूस होना चाहिए कि उसकी औकात एक जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं और उसे मार देना चाहिए बिना देर किए। ये कहकर व्यक्ति वहाँ से चला गया। मारे गए उस लड़के का नाम तो पता नहीं, पर मारने वाले व्यक्ति का नाम था चे गवेरा। क्यूबा का चे गवेरा, जेएनयू वालों का चे गवेरा, वामपंथियों का आइकन चे गवेरा, वो चे गवेरा जिसकी फोटो आज जेएनयू से लेकर आपको हर एक प्रोटेस्ट, हर एक धरने प्रदर्शन में दिख जाएगी। आज के युवाओं के लिए चेहरा बगावत का, आवाज़ उठाने का और कूलनेस का सबसे बड़ा सिंबल है। लेकिन अगर आप उन लोगों से पूछें कि आदमी का पूरा नाम क्या था तो बहुत कम लोग ही सही जवाब दे पाएंगे। ज़्यादातर लोग इन्हें चे गवेरा के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में इस आदमी का नाम चे था ही नहीं। इसका असली नाम था अर्नेस्टो गवेरा। लेकिन सवाल है, आखिर ये चे गवेरा कैसे बना और कैसे क्यूबा की क्रांति का चेहरा बनकर आज दुनिया भर में इसके पोस्टर लहराते हैं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। एक दौर था जब एक छोटे से देश क्यूबा ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा था और ये सब सिर्फ दो लोगों की वजह से मुमकिन हो रहा था। एक थे फिदेल कास्त्रो और दूसरे थे वही बिखरे बालों वाले साहब अर्नेस्टो गवेरा, जिन्हें दुनिया चे गवेरा के नाम से जानती है। चे कोई नाम नहीं है, बस चे शब्द का अर्जेंटीना की लोकल भाषा में मतलब होता है अरे यार, अरे भाई। खैर, आप सोच रहे होंगे हम क्यों क्यूबा से अर्जेंटीना पहुंच गए, तो चे गवेरा की कहानी भी अर्जेंटीना से ही आरंभ होती है और दुनिया में फैलती है। चे गवेरा की कहानी शुरू होती है 14 जून 1928 को अर्जेंटीना के रोसारियो शहर से। चे कोई गरीब या मजदूर परिवार से नहीं थे। उनके पिता एक आर्किटेक्ट बिजनेसमैन थे और माँ एक रईस खानदान से आने वाली फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थी। ये खाता पीता अपर मिडिल क्लास परिवार था जिसकी रगों में स्पेनिश और आयरिश खून दौड़ता था। माँ बाप दोनों का झुकाव वामपंथी विचारधारा की तरफ था, इसीलिए घर में हमेशा राजनीति और दुनिया भर की किताबें खुली पड़ी रहती थी। लेकिन बचपन में अर्नेस्टो गवेरा को एक ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया जो मौत की तरह उसके साथ रही, अस्थमा। ये बीमारी इतनी गंभीर थी कि कई बार स्कूल तक नहीं जा पाते थे, लेकिन इसी खाली वक्त में वो किताबी कीड़ा बन गए। केवल 17 साल की उम्र में ही गवेरा ने अपना एक दार्शनिक शब्दकोश बना लिया। वो जो भी पढ़ते उसकी अंत में समीक्षा जरूर करते और यही आदत उन्हें कन्फ्यूशियस यूनानी दार्शनिकों से गुजरते हुए मार्क्सवाद तक ले आई। लेकिन असली बदलाव तब आया जब 1951 में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे गवेरा ने अपने दोस्त के साथ एक पुरानी मोटरसाइकिल उठाई और पूरे लैटिन अमेरिका को नापने निकल पड़े। यहीं से शुरू हुआ वो मशहूर सफ़र, जिस पर बाद में उन्होंने द मोटरसाइकिल डायरीज नाम से एक किताब लिखी, जिस पर साल 2004 में एक फिल्म भी बनी। इस सफ़र के दौरान उन्होंने जो देखा उसने उसके अंदर के डॉक्टर को मार डाला और एक विद्रोही को जन्म दे दिया। चे गवेरा ने देखा कि पेरू में कोढ़ के मरीज जानवरों जैसी हालत में जी रहे हैं। चिली में तांबे की खदानों में मजदूरों का खून चूसा जा रहा है। विदेशी कंपनियां सारा मुनाफा अपनी जेब में डाल रही है। तो उन्हें समझ आ गया कि दुनिया सिर्फ दो वर्गों में बटी है, एक शोषक और दूसरे शोषित। एक डॉक्टर के तौर पर वो लोगों की बीमारी तो ठीक कर सकते थे, लेकिन इस गरीबी की बीमारी का कोई मेडिकल इलाज नहीं था और इस गरीबी का सबसे बड़ा जिम्मेदार था अमेरिकी पूंजीवाद। तो गवेरा हमेशा मरीजों से कहते थे कि उनकी बीमारी का हल दवाई नहीं है, बल्कि उनकी बीमारी का हल बदलाव है। 1954 में चे गवेरा ग्वाटेमाला पहुंचे, जहां के राष्ट्रपति अमेरिकी कंपनियों की कब्जा की हुई ज़मीनें वापस लेकर गरीब किसानों में बांट रहे थे। चे गवेरा को लगा शायद यही वो बदलाव है जिसका वो इंतजार कर रहे थे।
लेकिन तभी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ग्वाटेमाला में तख्ता पलट करवा दिया। CIA ने हथियारों और पैसों के दम पर एक क्रूर तानाशाह को गद्दी पर बैठा दिया ताकि अमेरिकी कंपनियों का अरबों का मुनाफा बचा रहे। ये ऑपरेशन PB सक्सेस के नाम से इतिहास में दर्ज है। चे गवेरा ये सब अपनी आंखों से देखते हैं। इस एक घटना ने उनके अंदर का सारा भ्रम तोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया कि अमेरिका कभी भी किसी शांतिपूर्ण बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर अपने हक के लिए लड़ना है तो शांति का झंडा छोड़कर बंदूक उठानी पड़ेगी। ग्वाटेमाला से जान बचाकर वो मैक्सिको भागे और यहीं उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जो ठीक उन्हीं की तरह क्रांति की आग उगल रहा था। नाम था फिदेल कास्त्रो। मैक्सिको सिटी की अजनबी गलियों में 1955 की एक शाम चे गवेरा की मुलाकात फिदेल कास्त्रो और उसके भाई राउल से हुई। फिदेल कास्त्रो एक क्यूबा के बागी थे जो अपने देश क्यूबा से अमेरिकी समर्थित तानाशाह फुलजेंसियो बतिस्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। चे और कास्त्रो एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। कास्त्रो अगर पानी थे तो चे गवेरा आग थे। एक चालाक राजनेता, एक उग्र विद्रोही, लेकिन दोनों का दुश्मन एक ही था, अमेरिकी साम्राज्यवाद। उस शाम घंटों बातचीत के बाद चे गवेरा कास्त्रो की गोरिल्ला आर्मी के डॉक्टर बनने को तैयार हो गए। नवंबर 1956 में फिदेल कास्त्रो, चे गवेरा और उनके 80 अन्य साथी ग्रेनमा नाम की एक छोटी सी मोटर बोट लेकर क्यूबा की तरफ रवाना हुए। लेकिन जैसे ही वे क्यूबा के तट पर पहुंचे, तानाशाह बतिस्ता की फौज ने उन पर हमला कर दिया। 82 में से महज 12-15 लोग ही जिंदा बच पाए, जिनमें कास्त्रो और चे भी शामिल थे। ये बचे हुए लोग सिएरा मैस्त्रा के घने जंगलों में छिप गए और यहीं से शुरू हुआ चे गवेरा का वो रूप जिसने उसे दुनिया का सबसे खूंखार गोरिल्ला लड़ाका बना दिया। चे गवेरा के पास मिलिट्री की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं थी। वे बचपन से अस्थमा के मरीज थे, लेकिन वो लड़ाका मुंह में सिगार दबाए, हाथ में इनहेलर और दूसरे हाथ में राइफल थामे बतिस्ता की फौज पर कहर बनकर टूटता था। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध की वो रणनीति अपनाई जिसने अमेरिकी हथियारों से लैस बतिस्ता की फौज के नाक में दम कर दिया। चे गवेरा को पता था कि खुले मैदान में वो कभी नहीं जीत सकते, इसलिए उनका सिद्धांत था अचानक हमला करो, दुश्मन के हथियार लूटो और वापस जंगल में गायब हो जाओ। उन्होंने जंगल में रेडियो रेबल नाम से गुप्त रेडियो स्टेशन भी शुरू किया, जिससे बगावत की खबरें फैलाते और दुश्मन का मनोबल तोड़ते। चे ने वहाँ से गरीब किसानों का मुफ्त इलाज करना शुरू कर दिया, जिससे वो किसान चे की फौज के आँख कान नाक बन गए। जब भी ये लोग बतिस्ता के सैनिकों को पकड़ते तो उन्हें मारते नहीं थे, बल्कि उनके हथियार छीनकर उन्हें आज़ाद कर देते थे। इसका मनोवैज्ञानिक असर ये हुआ कि बतिस्ता के सैनिकों को लगने लगा कि बागी बुरे लोग नहीं हैं और सेना में भी धीरे धीरे बगावत फैल गई। आखिरकार 1 जनवरी 1959 को तानाशाह बतिस्ता को क्यूबा छोड़कर भागना पड़ा। क्रांति सफल हुई। फिदेल कास्त्रो ने सत्ता संभाली। चे गवेरा को सत्ता के कई अहम पद मिले, जिन्हें लेकर अक्सर चे गवेरा कहा करते थे कि ला कबाना जेल में तो जेलर, जज और जूरी सब मैं ही हूँ। लेकिन असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जंगलों की इस खूनी क्रांति ने उस युवा डॉक्टर को एक बेहद कठोर और क्रूर इंसान में बदल दिया था। सत्ता आते ही कास्त्रो ने चे को ला कबाना जेल का कमांडर बना दिया। जो एक पुराना किला था, अब उसे एक भयानक जेल में बदल दिया गया। यहीं पर चे गवेरा की वो डार्क साइड सामने आई जिस पर आज पूरी दुनिया बटी हुई है। चे ने बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के बतिस्ता के सैकड़ों समर्थकों, पुलिस वालों और जासूसों को सरेआम फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियों से भून दिया। ला कबाना का ये नरसंहार क्या एक न्याय था या कत्लेआम? यहीं से शुरू होती है राइट विंग और लेफ्ट विंग की बहस। क्यूबा छोड़कर अमेरिका भागे लोगों के लिए चे गवेरा द बूचर ऑफ द ला कबाना यानी एक क्रूर कसाई बन गया। उनका मानना था कि चे को लोगों का खून बहाने में मजा आता था। वहीं लेफ्ट विंग और चे के समर्थकों का तर्क है कि कोई मर्डर नहीं था, बल्कि क्रांतिकारी न्याय था। ठीक वैसे जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद हिटलर समर्थकों को सजा देने के लिए न्यूरमबर्ग ट्रायल हुआ था। अब क्यूबा में कास्त्रो की सरकार बन गई थी। चे अब सिर्फ एक लड़ाका नहीं थे, वे क्यूबा के उद्योग मंत्री और दुनिया भर में क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। 1964 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में भाषण देने के लिए न्यूयॉर्क भेजा गया। यहीं पर उन्होंने एक वास्तविक भाषण दिया जिसमें जिन्होंने अमेरिकी साम्राज्यवाद को ललकारा और अमेरिका में हो रहे रंग भेद पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जो देश अपने ही काले नागरिकों को उनके रंग के आधार पर मार रहा हो, वो दुनिया को आज़ादी और लोकतंत्र का पाठ कैसे पढ़ा सकता है। और इसी भाषण के अंत में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने दहाड़ते हुए कहा, पैट्रिया ओ मुerte, यानी मातृभूमि या मृत्यु, यानी एक चीज़ चुनो, मातृभूमि या मृत्यु।
इस भाषण के कुछ साल पहले चे गवेरा ने भारत का भी दौरा किया था, जुलाई 1959 में। वे एक सद्भावना दूत के रूप में भारत आए थे। उन्होंने नेहरू से मुलाकात की और नेहरू से वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट में छोटी छोटी फैक्ट्रियां देखी, किसानों से बात की और कोलकाता के कारखानों का भी दौरा किया। उन्होंने भारत की काफ़ी तारीफ की, लेकिन ये भी कहा कि गांधी का अहिंसा का तरीका भारत में तो काम कर गया, लेकिन लैटिन अमेरिका के खूंखार तानाशाहों के सामने कभी काम नहीं आएगा, वहाँ तो बंदूक ही उठानी पड़ेगी। लेकिन इसके पीछे की तस्वीर कभी बयान नहीं होती, क्योंकि चे गवेरा के भारत दौरे के बाद ही कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कान्नू सन्याल ने सत्ता के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन आरंभ किया। यानी फिदेल और चे गवेरा का मॉडल से प्रभावित होकर पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से नक्सलवाद आरंभ किया, जिसका नारा था लाल सलाम। राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है और इसी का दंश सालों तक नक्सलवाद और माओवाद के रूप में भारत झेलता रहा। खैर, भारत दौरे से के बाद वापस क्यूबा जाकर चे के पास वो सब कुछ था जिसके लिए एक इंसान पूरी ज़िंदगी तरसता है, पावर, पैसा, रुतबा, एक सेटल्ड ज़िंदगी। लेकिन चे कोई राजनेता या बाबू नहीं थे। इसी कमरों में बैठकर फाइल साइन करना उन्हें कैसे गवारा होता। उनका मानना था कि जब तक दुनिया में कहीं भी साम्राज्यवाद या गरीबी जिंदा है, उनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। और फिर एक दिन उस शिखर पर बैठे शख्स ने अपना मंत्री पद, बैंक की प्रधानी, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया और एक बार फिर जंगलों की तरफ निकल गया। 1965 में चे गवेरा अचानक क्यूबा से गायब हो गए। कुछ महीनों बाद फिदेल कास्त्रो ने टीवी पर आकर चे का एक खत पढ़ा, जिसमें लिखा था, मैं अपने नए युद्ध के मैदान की तरफ निकल रहा हूँ। मैं अपने बच्चों, अपनी पत्नी के लिए कोई दौलत नहीं छोड़ रहा हूँ और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। इस बार उनका मिशन था अफ्रीका का देश कांगो और दक्षिणी अमेरिका का देश बोलीविया। ये 2 मिशन थे जो इस महान लड़ाके के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर साबित होने वाले थे। कांगो में चे को उम्मीद थी कि वहाँ के बागियों को गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग देंगे, लेकिन कांगो के लड़ाके किसी क्रांति के लिए नहीं बल्कि आपसी कबीलाई झगड़ों के लिए लड़ रहे थे। वे जादू टोने में विश्वास करते थे और शराब पीकर नाचना जानते थे। वहाँ के नेता ने उन्हें धोखा दिया और CIA ने उनकी सप्लाई लाइन काट दी। बीमारी और अस्थमा ने उन्हें तोड़ दिया। 7 महीने की जद्दोजहद के बाद कांगो से जान बचाकर भागना पड़ा, लेकिन चे ने हार नहीं मानी। 1966 के अंत में उन्होंने अपना अगला और आखिरी युद्ध का मैदान चुना, बोलीविया। अपना हुलिया बदलकर वे एक बिजनेसमैन के रूप में बोलीविया पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि बोलीविया के गरीब किसान उनकी फौज में शामिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ भी वे पूरी तरह गलत साबित हुए। भाषा की दिक्कत, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का साथ न देने का बहाना और CIA की ग्रीन बेल्ट्स की ट्रेनिंग हुई। बोलीविया सेना ने उन्हें घेर लिया। जिन गरीबों के लिए वो लड़ रहे थे, उन्हीं किसानों ने उनके ठिकानों की जानकारी सेना को बेच दी। उनके जूते फट चुके थे, दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थी, वो कीड़े मकोड़े खाकर जी रहे थे। 8 अक्टूबर 1967 बोलीविया की यूरो घाटी, सेना ने चे और उनके बचे खुचे साथियों को चारों तरफ से घेर लिया। गोलीबारी में चे के पैर में गोली लगी, उनकी राइफल की गोलियां भी ख़त्म हो गई थी। पकड़े जाने के बाद उन्हें पास के गांव के स्कूल में लाया गया। अगले दिन ही बोलीविया के राष्ट्रपति का आदेश आया कि चे गवेरा को तुरंत ख़त्म कर दे। ये जिम्मेदारी दी गई सार्जेंट मारियो टेरान को, जो चे से भयंकर नफरत करता है। बताते हैं कि मारियो इतना नर्वस था कि उसने गोली चलाने से पहले कई घूंट शराब भी पी थी। जब वो राइफल लेकर कमरे में घुसा तो चे ज़मीन पर बैठे थे। उन्होंने मारियो को कांपते हुए देखा, खुद खड़े हुए और मारियो की आंखों में आंख डाली और अपने आखिरी शब्द कहे, मुझे पता है तू मुझे मारना आया है, गोली चला कायर, तू सिर्फ एक आदमी को मार रहा है, क्रांति को नहीं। मारियो ने ट्रिगर दबा दिया। चे गवेरा के सीने, पैरों और गले में कुल 9 गोलियां उतारी गई। उनकी लाश को हेलीकॉप्टर से बैलगांडे ले जाया गया। वहीं पर इंसानी फितरत का सबसे अजीब किस्सा देखने को मिला। जिन किसानों ने जिंदा रहते हुए चे को पानी तक नहीं दिया, उसे पकड़वा दिया, वही किसान मौत के बाद उसके बाल काट कर एक पवित्र निशानी के रूप में अपने साथ ले जा रहे थे। चे गवेरा मौत के बाद एक देवता बन गए थे। CIA ने उनके हाथ काट दिए ताकि फिंगरप्रिंट के जरिए दुनिया को सबूत दे सके कि सच में मारा गया, और उनके बिना हाथों वाले शव को एक गुप्त जगह पर दफना दिया जो 30 सालों तक किसी को नहीं मिला। चे की मौत पर फिदेल कास्त्रो का रिएक्शन बहुत भावुक और ऐतिहासिक था। उन्होंने पूरे क्यूबा में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया और 18 अक्टूबर 1967 को हवाना के रेवोल्यूशन स्क्वायर में लगभग 10 लाख लोगों की भीड़ को संबोधित करते कहा, अगर हम ये तय करना चाहें कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ कैसी हो, अगर हम ये सोचना चाहें कि हमारे बच्चे कैसे हैं, तो हमें पूरे क्रांतिकारी दिल से बिना किसी झिझक के ये कहना चाहिए, हम चाहते हैं कि वो बच्चे चे गवेरा जैसे हो।
चे गवेरा एक इंसान के तौर पर हार गए, लेकिन ये सब दोनों एक ऐसी विचारधारा में बदल गए जिसे आज युवा, दुनिया भर के युवा बगावत का सिंबल मानते हैं। अंत में उनकी मौत ने एक ऐसा ब्रांड बना दिया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। आखिर क्यों? उनकी जवानी, उनका स्टाइल, उनकी दाढ़ी, बिखरे बाल और चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा और दृढ़ निश्चय। 1968 के वैश्विक छात्र आंदोलनों में उसकी मशहूर तस्वीर छात्रों के हाथों में छा गई और तब से लेकर अब तक उसकी तस्वीर हमेशा छात्रों के हाथों में रहती है। ये इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस शख्स ने जीवन भर पूंजीवाद को गाली दी, मरने के बाद उसी पूंजीवाद ने उसे दुनिया का सबसे बिकने वाला ब्रांड बना दिया। आगे अब कहीं भी चे गवेरा की तस्वीर या झंडा लिए कोई यूथ मिले तो उससे ज़रूर पूछना कि वो चे के बारे में कितना जानते हैं। वीडियो पर अपनी राय और कमेंट बॉक्स में ज़रूर।